नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी वाला और मैं हूं पंकज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं रेस्पायरेशन। ये सेकंड टॉपिक है पहले चैप्टर का, 10th क्लास का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसका ये सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या था? न्यूट्रिशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने खाना बनाना सीखा था कि हम लोग खाना बनाते कैसे हैं और खाने का होता क्या है हमारी बॉडी में। अब खाना बन गया है हमारी बॉडी में, टूट गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, ये सब बेसिक फंक्शंस हैं जो करने रहते हैं बॉडी में। तो हम पढ़ रहे हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक्चुअली है क्या? हम रेस्पायरेशन में क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि सांस लेना एक्चुअली एक रेस्पायरेशन की प्रोसेस है, कि रेस्पायरेशन के अंदर हम सांस लेते हैं। लेकिन सांस लेना तो ये पहला स्टेप है रेस्पायरेशन का, ब्रीथिंग पहला स्टेप है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या है कि हम जब सांस लेते हैं और सांस के अंदर हम सांस लेने के साथ हम क्या ले रहे हैं अंदर? हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन का क्या यूज करते हैं? उस ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं सिंपल फूड को बर्न करने में, मतलब कि सिंपल फूड से एनर्जी प्राप्त करने में। और उसी जब बर्न करेंगे किसी चीज़ को तो एनर्जी निकलेगी, और उसी एनर्जी का हम क्या करते हैं? उसी एनर्जी का हम यूज करते हैं। वही यहाँ लिखा भी है। क्या रेस्पायरेशन का पहला स्टेप क्या है? रेस्पायरेशन का पहला स्टेप है ये गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 ब्रीथिंग। मतलब कि ब्रीथिंग के दौरान पहला स्टेप क्या है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के दौरान हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से, मतलब बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं बॉडी में, और अंदर जो CO2 है उसे बाहर करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। फिर जब हमने ऑक्सीजन अंदर ले लिया तो हम क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। मतलब कि जो फूड है, सिंपल फूड है, जो डाइजेशन में हमने देखा था जो टूटा था, उसे हम बर्न करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का काम होता है किसी चीज़ को बर्न करना, आग जलाने। जब कोई आग लगती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और CO2 क्या करता है? CO2 एक्चुअली में आग को बुझाता है, आग को कम करता है। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ भी हम वही लगाएंगे कि बॉडी में ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड को बर्न करेगा, और बर्न करने के साथ एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को हम यूज करेंगे। CO2, क्योंकि CO2 बर्निंग प्रोसेस को डाउन करती है, कम करती है, इसलिए हम बॉडी से बाहर कर देंगे। इस तरीके से, इस लॉजिक से हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें एनर्जी कैसे मिल रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सेल के अंदर चलते हैं। ये क्या है? ये सारा एक सेल है। ये क्या है? ये सारा एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है? ग्लूकोज किस में टूट रहा है? पायरुविक एसिड एंड एनर्जी। यहाँ पे जब ग्लूकोज टूटा तो क्या बना? पायरुविक एसिड बना, और उससे थोड़ी सी एनर्जी मिली। यहाँ पहले स्टेप पे हमें क्या मिल गई? पहले स्टेप पे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई। अब क्या करेंगे हम? जब ये पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड का देखते हैं हम आगे क्या होता है, ठीक है। हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हमारे पास ऑक्सीजन ठीक ठाक है, ठीक है। दूसरा, मतलब सही मात्रा में ऑक्सीजन है, मतलब कि ऑक्सीजन है। दूसरा क्या है ऑप्शन हमारे पास? कि ऑक्सीजन हमारे पास कम है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन हमारे पास थोड़ा सा कम है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। अब हम तीनों कंडीशन में देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। पहली कंडीशन है, हम पीछे से लेते हैं कि पहली कंडीशन है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है हमारी सेल के अंदर, क्या हुआ? ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा? हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ये जो पायरुविक एसिड है ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा इथेनॉल में एंड CO2 में, और यहाँ मिलेगी एनर्जी बिल्कुल थोड़ी सी, थोड़ा अमाउंट एनर्जी मिलेगा। मतलब मान के चलते हैं यहाँ आपको 2 रुपये मिल रहे हैं, 2 कॉइन्स मिल रहे हैं एनर्जी के, ठीक है। 2 कॉइन्स ऑफ एनर्जी आपको मिल रहा है। ये होता कहाँ है? ये होता है ईस्ट के अंदर। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल।
फर्मेंटेशन का मतलब है कि पायरुविक एसिड से जब इथेनॉल बनता है और CO2 निकलती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। जहाँ बियर बनती है या फिर अल्कोहल बनता है तो वहाँ पे होता है फर्मेंटेशन, और ब्रेड बनता है वहाँ पे भी फर्मेंटेशन होता है। इसलिए ईस्ट को ब्यूअर ईस्ट या फिर बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ब्यूअर ईस्ट मतलब कि जो बियर इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है, अल्कोहल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ ये ईस्ट काम करता है फर्मेंटेशन का, अल्कोहल बनाता है, ठीक है। अल्कोहल ही बना रहा है, ये इथेनॉल एक्चुअली में क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है। एंड CO2 की मदद से क्या ब्रेड बनते हैं, तो ब्रेड में जो सॉफ्टनेस होती है, जो ब्रेड के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, CO2 की वजह से, ठीक है। तो इस ईस्ट को हम बोलते हैं ब्यूअर ईस्ट और बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास कि ऑक्सीजन थी लेकिन कम मात्रा में थी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन थी, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, ऐसा होता है मसल्स में, ठीक है, हमारे मांसपेशियों के अंदर होता है ऐसा। इसमें क्या बनता है, ये पायरुविक एसिड किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, ठीक है। यहाँ भी 2 कॉइन्स ऑफ एनर्जी मिल रही है, ठीक है। यहाँ भी कितनी मिल रही है, 2 कॉइन्स ऑफ एनर्जी मिल रही है आपको यहाँ पे। और क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। अब लैक्टिक एसिड से हमें क्या घाटा है, लैक्टिक एसिड से एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स फैटिग, ठीक है। क्या हो रहा है कि लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगी, कम होगी, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा और लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा हमारी मसल्स में। उससे क्या होगा, मसल्स जल्दी थक जाएंगी और दर्द होने लगता है। जैसे हम कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमारे हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि हम मेहनत करने के दौरान क्या कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए रहेगी, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा चाहिए रहेगी तो उसके लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन उतनी मिलती नहीं है। तो जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास कि हमारी मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही, पर्याप्त ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन गया और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो गया, दर्द होने लग गया। तो ऐसे हमारी बॉडी दर्द करती है, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है जो हमारी बॉडी में ज़्यादातर पाई जाती है, ज़्यादातर ये जो पहली और दूसरी कंडीशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी बॉडी में कहीं भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। तो ये अगर पहली कंडीशन रहेगी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में होती नहीं है। ये होती है ईस्ट में, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, ठीक है। दूसरी इनसफिशिएंट वाली है जो कंडीशन है, वो हमारी बॉडी में केवल मसल्स में होती है, जब कभी बस, ठीक है, जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहती है तब, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। ये क्या होता है, अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, अब क्या होगा, बर्निंग भी अच्छी खासी होगी। जो फूड है, पायरुविक एसिड है, जब टूटेगा तो ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, बर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो उस बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर भी चाहिए, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब कि ये मैं एक आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ कि ताकि आप याद कर सकें, ठीक है। मतलब कि ये तीसरा जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनील है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर ये प्रोसेस होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड का टूटना, ठीक है। और ये पहली और दूसरी कंडीशन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इनसफिशिएंट वाली, वो होती है साइटोप्लाज्म में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल किसको सपोर्ट करता है, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, तब वो वाली कंडीशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड से क्या बनना है, CO2 एंड वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है इसके मुकाबले यहाँ आपको 2 कॉइन्स ऑफ एनर्जी मिल रही थी, ठीक, यहाँ मिलती है आपको 38 की। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है और यहाँ कितनी कम एनर्जी मिल रही है। मतलब जैसे ऐसे ही मान लीजिए जैसे कोई चीज़ जल रही है
तो जब आप उसको बहुत ऑक्सीजन देंगे तो वो बहुत अच्छी जलेगी, और बहुत अच्छी जलेगी तो उससे एनर्जी भी बहुत निकलेगी, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ जल रही है, आप उसे ऑक्सीजन कम देंगे तो वो कम जलेगी, ठीक है, तो उससे एनर्जी कम निकलेगी। ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो जलेगी ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ से एनर्जी नहीं निकलेगी। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, कितनी, 38, ठीक है। और क्या बन रहा है, CO2 जिसे हम बाहर कर देते हैं, ओके। एक्चुअली आपको ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इनसफिशिएंट वाला। इनसफिशिएंट वाला बीच का है, ठीक है। जो एब्सेंस है उसका मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, एनारोबिक, ठीक है, एनएरोबिक, ओके, एनएरोबिक। एंड जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है, एरोबिक। आप ऐसे ही जैसे ये बर्ड हैं, इनके हिसाब से ही आप समझ सकते हैं। एरोबिक का मतलब एयर है तो ऑक्सीजन है। एनएरोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, मतलब एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। और हम देख चुके हैं कि एरोबिक में क्या हो रहा था, एरोबिक में CO2 बन रहा था, H2O बन रहा था, और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही थी। एनारोबिक में क्या हो रहा था, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही थी, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट क्या थे, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि हम सांस ले रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, सांस कैसे कैसे, मतलब एयर है कैसे कैसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो एयर सबसे पहले कहाँ फ्लो करती है, नोस्ट्रिल, जो नाक में आपके छिद्र हैं उससे, फिर उसके बाद आती है नसाल पैसेज में, नसाल पैसेज के बाद आती है नसेल कैविटी में, उसके बाद फेरिंग्स में, एंड उसके बाद लैरिंग्स में। ये जो आपका लैरिंग्स है, ठीक है, एंड थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो आपका लैरिंग्स है, ये जो लैरिंग्स है इसे क्या बोलते हैं, ये है एडम्स एप्पल, इसे एडम्स एप्पल बोलते हैं, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो जब एक्चुअल क्लास करेंगे, ठीक है, तब पढ़ेंगे। तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी आवाज़ क्या होती है, निकलती है, आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा ये, मतलब लड़कियों में नहीं होता है लेकिन लड़कों में ज़्यादा होता है। लड़कों में गले में एक हड्डी टाइप की निकली रहती है बाहर, थोड़ा सा उभार टाइप का। एक्चुअली ये हड्डी नहीं है, ये साउंड बॉक्स है, यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो एयर है लैरिंग्स के थ्रू कहाँ आ गई, लैरिंग्स के थ्रू आ गई ट्रैकिया में। ट्रैकिया जहाँ से एयर कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया के चारों तरफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं ट्रैकिया के चारों तरफ, ठीक है। इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या मतलब है, कार्टिलेज का मतलब है हार्ड रबर टाइप का, ठीक है, एक मतलब सॉफ्ट हड्डी टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करना, कि सांस लेने के दौरान या सांस छोड़ने के दौरान कहीं ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। तो इसलिए ये रिंग्स होती हैं किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अब क्या हुआ, ट्रैकिया के बाद एयर है, ऑक्सीजन है, जो कहाँ आ गई, वो आ गई ब्रोंकियाई में। ये होते हैं ब्रोंकियाई। ट्रैकिया 2 पार्ट में टूट गई, यहाँ आपने देखा, यहाँ ट्रैकिया 2 पार्ट में टूट गई, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। ये ब्रोंकियाई फिर ब्रोंक्यूल्स में टूटते हैं, फिर सब ब्रोंक्यूल्स में, लास्ट में जाके एल्वियोलाई। ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे कि एक बड़ी टंकी है, ठीक है, जहाँ से पानी आता है आपके घर में। तो बड़ी टंकी से क्या होगा, बड़ी टंकी से जो मेन रोड होगी वो बहुत चौड़ा पाइप होगा, ठीक है, उसमें पानी आएगा पहले, उसे आप मान लीजिए ट्रैकिया, ठीक है, उसे आप मान लीजिए ट्रैकिया। ये बड़ी टंकी से जो मेन रोड वाला है, मेन रोड के अंदर जो पाइप है, सीवर लाइन है, उसमें बहुत बड़ा पाइप डला है, उससे पानी आ रहा है, तो बड़ा पाइप क्या हो गया आपका, ट्रैकिया हो गया। उसके बाद मेन रोड से आपकी गली में जो पाइप आएगा वो थोड़ा छोटा होगा मेन रोड की अपेक्षा, तो वो हो गया क्या, ब्रोंकियाई। फिर उसके बाद आपके घर में जो लाइन जाएगी वो और छोटा पाइप हो जाएगा, ठीक है, गली वाले पाइप से, तो वो हो गया क्या, ब्रोंक्यूल्स। बाद में जाके
वही पानी आपके पाइप्स के द्वारा कहाँ आएगा, आपकी टैप में आएगा, आपके नल में आएगा। नल क्या हो गए, आपके हो गए एल्वुलाई, और यहाँ क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो अब एयर कहाँ आ गई, ट्रैकिया से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से लंग, मतलब लंग्स में आ गई। ठीक है, एक्चुअली लंग्स में ही आ गई, यहाँ से ब्रोंकियाई से लंग्स स्टार्ट हो गए। ठीक है, ब्रोंकियाई से ये क्या स्टार्ट हो गए, लंग्स स्टार्ट हो गए ये। ठीक है, आप देख रहे हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर ही ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई है। ठीक है, एल्वुलाई क्या, ढेर सारे एल्वुलाई हैं। अगर एक फैक्ट के अनुसार देखें तो अगर एल्वुलाई को, सारे एल्वुलाई को बिछाया जाए, मतलब कि एक फ्लैट सरफेस पे, तो वो एक टेनिस कोर्ट को घेर सकते हैं। टेनिस कोर्ट जितना सरफेस एरिया घेर सकते हैं एल्वुलाई को, अगर फ्लैट सरफेस पे बिछाया जाए। ठीक है, तो एल्वुलाई क्या करते हैं, एल्वुलाई पे जब एयर आई है ब्रोंक्यूल्स के थ्रू होते हुए, तो एल्वुलाई पे क्या हो रहा है, एल्वुलाई पे यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कैसे, अभी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एल्वुलाई है। ठीक है, ये आपकी एल्वुलाई है, और ये हर एक एल्वुलाई ब्लड कैपिलरी के टच में होती है। ये ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, एंड ये क्या है, एल्वुलाई। इसके अंदर क्या है, एयर। ठीक है, यहाँ होगा गैस का एक्सचेंज। तो जो ब्लड में क्या है, ब्लड में CO2 है, ब्लड में क्या है, CO2, और यहाँ क्या है, O2। तो ये CO2 कहाँ चली जाती है, एल्वुलाई में चली जाती है, और ये O2 कहाँ आ जाती है, ये ब्लड में आ जाती है। गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है कि जो ब्लड में थी CO2 वो एल्वुलाई ने ले ली, और जो एल्वुलाई में O2 थी वो ब्लड में आ गई, और क्या हुआ, हमने वही CO2 बाहर कर दी, और जब सांस ली तो वो O2 आई। उस O2 को हमने एल्वुलाई के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू हमने कहाँ छोड़ दिया, ब्लड में छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि ब्रीथिंग की मैकेनिज्म क्या है, ब्रीथिंग के दौरान होता क्या है। सिंपली हम सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है, एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं। लेने के दौरान हम क्या, लेने को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, पहला इनहेलेशन, और सांस छोड़ने क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन में हमने क्या किया था, हमने ऑक्सीजन लिया, एल्वुलाई में पहुंचा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ चला गया, एल्वुलाई के थ्रू ब्लड में। ठीक है, और जो और ऑक्सीजन के बदले ब्लड से एल्वुलाई ने क्या लिया, CO2 लिया, और उस CO2 को हमने एक्सहेल कर दिया, मतलब सांस छोड़ने के दौरान उस CO2 को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सहेलेशन के दौरान एक्चुअली में होता क्या है, मतलब इनहेलेशन के दौरान एक्चुअली में होता क्या है। इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, इनहेलेशन के दौरान यहाँ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर हम उसे समझते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, रिफ्स लिफ्ट्स अप, एंड डायाफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर्स द लंग्स। अब हम इस यहाँ जो लिखा है उसे हम एक सिंपल लॉजिक से देखते हैं, सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आप एक गुब्बारा लें, एक आप बलून लें। ठीक है, बलून में जब आप हवा भरते हैं तो क्या हुआ, हवा भरने को एक्चुअली में जब हम सांस ले रहे हैं तो हम भी अपने अंदर हवा भर रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे ही बलून में जब हम हवा भरते हैं तो बलून क्या होता है, बलून मतलब सभी दिशाओं से क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि हम हवा भर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो जैसे बलून हर दिशा में बढ़ा है, ऐसे ही हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो चेस्ट रीजन है उसे भी बढ़ना रहता है, क्योंकि हम उसमें कुछ भर रहे हैं। कुछ भरोगे तो आप जाहिर सी है कोई भी चीज़ बढ़ेगी। तो क्या करते हैं, सांस अंदर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रिब्स को अपने ऊपर उठाना पड़ता है। रिब्स को हम ऊपर उठाएंगे। ठीक है, रिब्स को हम ऊपर उठाएंगे, और जो डायाफ्राम होता है आपका, अभी आप देखेंगे डायाफ्राम होता है रिब्स के नीचे, मतलब कि लंग्स के नीचे। ठीक है, डोम शेप का, मतलब कि एक धनुष के शेप का। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिब्स को हमने ऊपर उठाया। हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हमारा एक मकसद है, वो मकसद क्या है, हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं।
मतलब कि साइज़ बढ़ा रहे हैं। जब साइज़ बढ़ेगा तभी तो कोई चीज़ उसमें भर पाएगी, ठीक है। हम सांस अंदर ले रहे हैं, सांस अंदर भर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर भर रहे हैं, उसके लिए हमें साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिब्स को, अपनी जो रिब्स हैं उन्हें हम ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट कर रहे हैं। एंड जो डायाफ्राम है उसे हम नीचे खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं मतलब कि स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो चेस्ट कैविटी है, जो हमारा वॉल्यूम है अंदर का, चेस्ट के अंदर का, वो बढ़ गया। जैसे ही वो बढ़ेगा तो एक प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। बाहर का दबाव ज़्यादा होगा, अंदर का दबाव कम होगा, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस हो गया, तो उस वजह से क्या हुआ, बाहर से एयर आ गई अंदर, ठीक है। ये हो गया इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या कर रहे हैं, हम चेस्ट कैविटी को अल्टीमेटली बढ़ा रहे हैं। रिब्स को हमने उठाया और डायफ्राम को नीचे किया, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं। रिब्स को हम अंदर कर रहे हैं, मतलब हमने लिफ्ट किया था, अब हम वापस उसी स्थान पर रिब्स को भेज रहे हैं और डायफ्राम को भी उसी पोजीशन पर भेज रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे फिर से अंदर जो प्रेशर है वो क्रिएट हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया बाहर की अपेक्षा, और एक दबाव क्रिएट हुआ, और उस दबाव की वजह से क्या हुआ, हवा बाहर निकल गई। वैसे ही जैसे बलून को हम दबाएं तो हवा बाहर निकल जाती है, क्योंकि बलून पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से हवा बाहर निकल गई। ऐसा ही हमारे साथ होता है। अब इसे आप एक सिंपल टेक्निक से समझ लीजिए। जैसे आप क्या करिए, आप आँख बंद करिए और आप एक सांस अंदर लीजिए और उसके साथ महसूस करिए कि क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। आप जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या हो रहा है, जो रिब्स हैं आपकी ऊपर उठ रही हैं। आप देखेंगे कि आपका जो चेस्ट है वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है। मतलब कि अंदर सांस जा रही है, मतलब कि आपका वॉल्यूम है जो वो चेस्ट का साइज़ है वो बढ़ रहा है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अब आप क्या करिए, अब आप सांस को छोड़िए। जब आपको सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है, चेस्ट का रीजन है वो कम हो रहा है, जो रिब्स है वो नीचे जा रही हैं, ठीक है। अब आप फोर्सफुली सांस को छोड़िए, मतलब कि ज़बरदस्ती और सांस को छोड़िए। तो आप देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप रिब्स को और नीचे कर रहे हैं और प्रेशर लगा रहे हैं, ताकि कि साइज़ क्या हो और छोटा हो, और आप ज़्यादा प्रेशर लगाएं जिससे कि क्या हो, हवा बाहर आ पाए, ठीक है। ये होता है एक्सहेलेशन। आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें ये डायाफ्राम है, ठीक है। ये फिगर देख रहे हैं, इसमें ये डायाफ्राम है, ये कहाँ जा रहा है, नीचे। जब ये नीचे जाएगा तो ये जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी तो मतलब इसके अंदर प्रेशर कम हो जाएगा आउटसाइड प्रेशर की अपेक्षा। आउटसाइड में बाहर वातावरण का प्रेशर ज़्यादा, तो जिसकी वजह से यहाँ अंदर प्रेशर कम, हवा अंदर आ जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलेशन में ये डायाफ्राम फिर से अपनी पोजीशन पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर प्रेशर ज़्यादा और बाहर कम, तो सांस हम बाहर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जो ज़मीन पर रहते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। जैसे हमारे पास है नाक है, हमारे पास फेफड़े हैं, ठीक है। हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं जो वातावरण में है, ठीक है। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो पानी वाले जीव जंतु होते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, वो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसे ही लेते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने मुँह से पानी लिया तो, और जो ऑक्सीजन पानी में है वो ऑक्सीजन उन्होंने ले ली, और जो पानी बचा उन्होंने वो गिल से बाहर कर दिया। गिल्स इसी के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन में भी मतलब प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन होता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू, एंड जनरल सरफेस ऑफ फ्रूट, ठीक है। स्टोमेटा हम देख चुके हैं पहले ही। स्टोमेटा लीव्स में होते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज को, सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज इन्हीं के थ्रू होता है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो CO2 लेते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। लेंटिसेल्स स्टेम्स पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें लेंटिसेल्स बोलते हैं, ये भी यही काम करते हैं। और जो रूट्स कैसे करती हैं रेस्पायरेशन, वो जनरल सरफेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, रूट्स क्या करती हैं, रेस्पायर करते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है, रेस्पायरेशन। ओके।